टुडे वी शैल रीड अबाउट सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। पहला क्लास क्या था? सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी घूम रहा है, कैसे जा रहा है, कौन से रास्ते में जा रहा है ना, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है। लेकिन आज पढ़ेंगे कि क्यों घूम रहा है, कौन घुमा रहा है, कितने जोर से घुमा रहा है, वो सब चीजें आज देखेंगे। तो डायनेमिक्स पार्ट, द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, पहला बात यह है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, हो सकता है कि वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है ना, नहीं हो सकता कि वो कांस्टेंट स्पीड में भी नहीं जा रहा है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, चाहे स्पीड कांस्टेंट हो या ना हो, अब सोचो और बताओ, क्या ये जरूरी है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा? हाँ या ना, बोलो। कुछ तो होगा, हाँ होगा या फिर ना होगा। ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा है। सोचो, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये घूम रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। ये हुआ न्यूटन की लॉ की नजरिया से। दूसरे सोचो कि सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ। वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है तो फोर्स है, तो पक्का उसके ऊपर फोर्स आ रहा होगा। That external force which helps a body to rotate in a circular path is called centripetal force. वो फोर्स जो किसी एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने में मदद करता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखेंगे, आज हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। इसमें एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो पहला चीज क्या लिखेंगे? Whenever a body is moving in a circular path, in a circular path, there must be an external force acting on it. ध्यान रहे कि देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस नहीं है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट। दिस एक्सटर्नल फोर्स which helps the body to rotate in a circular path. A circular path is called centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं, और जिसके चलते बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब सोचो और बताओ, सर्कुलर पाथ में घूमने से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आने से बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है? यस, सोचो, कोई बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा तब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, कि सर्कुलर पाथ में घूमने से कहेंगे कि उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। कहने का मतलब है फोर्स के चलते वेलोसिटी बदल रहा है, कि वेलोसिटी बदल रहा है इसलिए फोर्स आ रहा है? फोर्स के चलते वेलोसिटी बदल रहा है। बढ़िया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज एंड रोटेशन इन ए सर्कुलर पाथ इज द इफेक्ट। समझ में आया? तो अगर एक फोर्स आ रहा है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, कोई भी फोर्स आता है तो उसके बारे में पूरा जानकारी लेने के लिए हमें तीन चीज की जानने की जरूरत है। एक हुआ मैग्नीट्यूड, दूसरा हुआ डायरेक्शन, तीसरा हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तीनों चीज जानने की चेष्टा करेंगे। मानते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मास m है, v है स्पीड, रेडियस r है, और क्या फोर्स आ रहा है बताओ उसके ऊपर, ताकि ये घूम रहा है। तो फोर्स निकालने का तरीका हमारे पास क्या है? फोर्स कैन बी फाउंड एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंड दैट इज व्हाट इज द फोर्स, एंड दैट फोर्स विल बी कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स।
चलिए अब यही है लॉन्ग क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे करके आता है। जो आप करोगे मैं खाली मदद करने वाला हूं। डिराइवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोग सेंट्रीपिटल लिखो, मैं सीपी फोर्स लिखता हूं, आप लोग लिख सकते हो पूरा। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? लेट बॉडी is moving in a circle of radius r with a speed v। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, तो हमें पता ये करना है कि क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ध्यान से देखना। मान लो किसी एक समय में बॉडी यहाँ पर था और इधर जा रहा था, क्या स्पीड में? v स्पीड में जा रहा था, और इसका सेंटर ऑलरेडी दिया गया है, दी रेडियस ऑलरेडी दिया गया है कि रेडियस इज r, इसका रेडियस r था नहीं। अच्छा, ये बॉडी इस रास्ते में जा रहा था, घूमते घूमते ऐसे गया। हमें निकालना है कि उसके ऊपर फोर्स क्या आ रहा है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी में क्या था? डेल्टा पी क्या था? द चेंज इन मोमेंटम इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा टी सेकेंड्स। डेल्टा टी क्या था? स्मॉल इंटरवल। तो हम देखेंगे ये छोटे से एक इंटरवल में, एक छोटा सा इंटरवल में कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। अगर इस पार्टिकल का मास m है, अब उसका मोमेंटम क्या है? m इंटू वी। नहीं तो छोटे से समय के बाद अगर ये v स्पीड में ही जा रहा है तो मोमेंटम m इंटू वी ही रहेगा, बट डायरेक्शन ऐसे नहीं रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो छोटा सा समय में एक छोटा सा एंगल घूम गया होगा, लेकिन समझाने के लिए आसान होगा इसलिए मैं थोड़ा बड़ा सा एंगल कर देता हूं। मान लेता हूं कि ये बॉडी यहां पर आ चुका है और v वेलोसिटी में जा रहा है। छोटा सा समय की बात है, मतलब a से b तक जो बॉडी गया है वो कुछ छोटे से टाइम डेल्टा टी सेकेंड में गया है। समझ में आया? लेट द बॉडी moves from A to B in delta t or dt seconds। A से B चला गया dt सेकेंड में। कितना दूर गया है? ये डिस्टेंस गया है। क्या एंगल बना है? सपोज इट मेक्स एन एंगल थीटा। सारी चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि समझ में आ जाता है तो सारा चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हुआ यूं है कि इसका रेडियस r है और ये इसे जा रहा है। ठीक है, तो जो आर्क लेंथ है AB, ये आर्क लेंथ क्या है? दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन dt सेकेंड्स। जा रहा था v स्पीड में, नहीं v स्पीड में जा रहा था तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? v इंटू dt। और प्रीवियस क्लास सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स पढ़ते वक्त भी हम लोग पढ़े थे, दी टेंजेंशियल डिस्टेंस मूव्ड और दी आर्क लेंथ इज इक्वल टू r इंटू थीटा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सो दिस इज इक्वल टू r इंटू थीटा, ऐसा कह सकते हैं। फिर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल। इतना लिखना नहीं पड़ता है, हम लोग बड़े बच्चे हो गए, टीचर को भी समझ में आता है, फिगर में दिखा दो तो समझ में आ जाता है। अननेसेसरी नोट्स को लंबा मत कर देना। CHSE वाले थोड़ा ध्यान रखो, और टीचर स्कूल में क्या करते हैं, बहुत लंबा कर देते हैं, आपको बहुत मुश्किल होता है। बहुत प्रिसाइजली आंसर लिखना है। कुछ चीजें थीटा दिखाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, पता चला कि ये थीटा है ना। फिगर बढ़िया से करना सीखो। तो इससे क्या पता चला कि थीटा इज v dt by r। लेट अस कीप इट एज इक्वेशन नंबर 1। कितना एंगल घूम गया होगा? v dt by r। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? यहाँ का इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv। फाइनल मोमेंटम mv। इनिशियल मोमेंटम को चलो p1 कहते हैं, वेक्टर है। फाइनल मोमेंटम को p2 कहते हैं, ये भी वेक्टर है। चेंज इन मोमेंटम मतलब p2 माइनस p1। p2 माइनस p1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होल डबल।
अब पहले हमें पता करना पड़ेगा कि P2 और P1 के बीच में एंगल क्या है। ये P1 का डायरेक्शन है ना, और ये जो है ये P2 का डायरेक्शन है। थोड़ा सोचो और बताओ, देखें कोई बताएगा मुझे व्हाट इज दिस एंगल। ये थीटा है और आप जानते हो कि ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, नहीं तो फिर ये एंगल हो जाएगा थीटा। मतलब P2 और P1 के बीच में एंगल थीटा है। समझ में आया? अब हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज डेल्टा P, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे फोर्स निकालना है। कैसे? डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P का मैग्नीट्यूड बाई डेल्टा T विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। डेल्टा P का मैग्नीट्यूड मतलब P2 माइनस P1 का मैग्नीट्यूड, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है, इट इज रूट ओवर ऑफ P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 cos of the angle between P1 and P2, that is theta। क्या बात समझ में आया? अच्छा, तो वैल्यू डालें। यहाँ पर P1 क्या है? P1 is mv। P2 क्या है? P2 is also mv, it is moving with some velocity, हम some speed v, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब वैल्यू डालें तो डेल्टा P का वैल्यू क्या आ रहा है? डेल्टा P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू mv का स्क्वायर प्लस माइनस 2mv इंटू mv cos थीटा। देखो यहाँ पर आएगा 2mv स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा 2mv स्क्वायर, mv का स्क्वायर, ये 2mv का स्क्वायर लिख लेते हैं। इट इज ट्वाइस ऑफ mv का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ mv का स्क्वायर cos थीटा। ऐसे आया कि नहीं आया? आया ना? इसमें से ट्वाइस ऑफ mv स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। क्या बाहर निकल जाएगा बताओ? √2 टाइम्स, इट इज √2 टाइम्स mv दैट इनटू 1 माइनस cos थीटा का रूट ओवर। यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिग्नोमेट्रिक जगलरी है, आपको समझ में आना चाहिए, शायद आता भी होगा। ये सब चीजें क्या है मैं बताता हूँ। आप जानते होंगे कि cos2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, नहीं? तो आप cos थीटा को क्या लिख सकते हो? इट इज cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर 1 माइनस cos थीटा क्या हो गया भैया? देखो तो 1 माइनस दिस तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा बाई 2। sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। दी ओनली मैथमेटिकल पार्ट, आगे की चीज तो आसान है। ठीक है, कभी जो सक्सेस लिया है बहुत अच्छा मार्क लेके, उसको पूछो तो क्या तुमने बहुत मेहनत किया है? वो नहीं बोलेगा कि मैं बहुत मेहनत क्योंकि वो एंजॉय किया है। बाकी लोग बोलेंगे हाँ बहुत पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अगर समझते समझते करते चलोगे और आपको मजा आने लगेगा तो देखोगे सक्सेस तो बस बाएं हाथ का खेल है कोई भी चीज में। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, यू मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट इट्स फंडामेंटल्स। इसलिए मेरा पहला क्लास अगर कोई चैप्टर का पहला क्लास कोई अटेंड नहीं करता है तो मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूँ, क्योंकि इसी में सारा फंडामेंटल्स बोलता हूँ, बाद में उसकी एप्लीकेशंस रहते हैं। यस्टरडे ओनली ए बॉय वांटेड टू जॉइन, बोले ठीक है ज्वाइन करो, वैसे पहला क्लास नहीं आ पाएंगे तो फिर मत आओ, क्योंकि बाकी 4 क्लास उसको समझ में नहीं आया। तो √2 mv इंटू 1 माइनस cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √2 mv, हाँ यस यू आर वेरी करेक्ट। और इसको 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लेते हैं, थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगेगा। थीटा बाई 2 का रूट ओवर, तो यहाँ पर एक √2 यहाँ पर एक √2 मिलके हो गया 2 mv sin थीटा बाई 2, ये बात है।
यहाँ तक की चीजें मेरे ख्याल से सबको समझ में आए। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। जब थीटा काफी छोटा होता है, when थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा का वैल्यू थीटा की बराबर होता है, प्रोवाइडेड थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, हर चीज में हाँ जी मत करो। बाद में कोई पूछेगा कैसा हुआ तो क्या बोलो, नहीं हमारे सर बोले थे। हमको पूछोगे सर कैसे, हम बोलेंगे हमारा सर बोले थे। ये सर बोलने वाली कल्चर से बाहर निकलो। ठीक है, जब थीटा काफी छोटा है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा वाई। थोड़ा समझते हैं, पहले आपकी लैंग्वेज में समझते हैं फिर आगे। अच्छा बताओ, साइन 30 जिसको आप रेडियन में लिखो तो क्या लिखोगे, π/6 इज इक्वल टू 1/2। यू नो, ये सबको मालूम है। अब π/6 का वैल्यू क्या है, π/6 इज नथिंग बट 22/7 इंटू 6। कितना हुआ, इट इज 22/42 which is approximately equal to 21/42। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, which is equal to 1/2। इवन हम देख रहे हैं कि साइन 30 के आसपास भी π/6 इज, साइन π/6 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू π/6, क्योंकि π/6 का वैल्यू भी तो 1/2 है, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग एडजस्ट कर लिए यहाँ पे। बट और भी छोटे एंगल में जाओगे, अगर कहोगे साइन 10 डिग्री तो 10 को रेडियन में कन्वर्ट करो, जितना होगा साइन का वैल्यू उतना होगा। कोई पूछेगा साइन 0.05 रेडियन का वैल्यू कितना है, आंख बंद करके बोलो कि 0.05। समझ में आ रहा है। अगर ये आपको पसंद नहीं होगा तो अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो पहला तरीका था समझाने का, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे यार। जो बच्चे ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, कैसे हुआ नहीं जानते हैं, रट्टा मार के निकल जाते हैं, वो आगे चल के वैसा टीचर बनते हैं जो आपको आपकी कोचिंग सेंटर में मिलते हैं, जिनको इसका वाई वगैरह मालूम नहीं है, तो खुद फंसते हैं, दूसरों को भी फंसाते हैं। अब देखो, अगर हम आपको कहेंगे कि प्लॉट किया जाए वेरिएशन ऑफ साइन थीटा विथ थीटा, चलो प्लॉट करते हैं। मान लो कि y इज इक्वल टू साइन थीटा, यू नो द ग्राफ गो समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं, ऐसे जाता है ग्राफ। अच्छा, कोई पूछेगा व्हाट इज dy/d थीटा, कब एट थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्लोज टू 0। y अगर साइन थीटा है, dy/d थीटा क्या होगा भाई, cos थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 में डालो तो क्या हो जाएगा, इट इज 1। और y वर्सेस x डायग्राम में dy/dx गिव्स यू द स्लोप, ये आपको स्लोप दे रहा है। मतलब जब थीटा 0 है उसके आसपास स्लोप 1 है। स्लोप 1 में मतलब दिस एंगल इज 45 डिग्री, टर्न ऑफ दिस एंगल को स्लोप कहते हैं। ये एंगल 45 डिग्री हुआ। अब ये वाला पार्ट को मैं सेपरेट ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हो गया स्लोप 1 वाला, एंगल कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब ये जितना होगा करेस्पॉन्डिंगली ये भी उतना ही होगा, होगा कि नहीं होगा। थीटा जितना है साइन थीटा उतना ही है, कब, फिर थीटा इज क्लोज टू 0। बात समझ में आ गया। सो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, हो गया। चलिए आप लोग समझ गए, तो पीछे चलते अब उसको लिखते। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी निकालने का, जिसमें कि डी टी इज ए वेरी स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम में स्मॉल एंगल क्या होगा, दिखाने के लिए मैं बड़ा एंगल कर दिया हूँ, स्मॉल एंगल क्या होगा। एंड दैट स्मॉल एंगल अगर है तो आप कहोगे साइन थीटा बाई 2 को क्या लिखोगे, थीटा बाई 2, बिकॉज थीटा इज स्मॉल, सो थीटा बाई 2 इज स्मॉल, व्हेन थीटा बाई 2 इज स्मॉल साइन थीटा बाई 2 इज सेम एज थीटा बाई 2। क्या बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि जहां पर साइन थीटा बाई 2 लिखें वहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2mv साइन थीटा बाई 2 के जगह थीटा बाई 2। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया, mv थीटा आया क्या। लेकिन पहले हम लोग देख रखें व्हाट इज थीटा, थीटा इज v dt बाई r, सो इट इज v dt बाई r लिखेंगे तो ये बन जाएगा mv स्क्वायर dt बाई r। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है पहले से कि थीटा इज v dt बाई r।
तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम था वो ये आया। फोर्स कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है कि नहीं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करेंगे। सो फोर्स कितना हो जाएगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम निकाले हैं, चेंज इन मोमेंटम। इट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और ये कितना हो जाएगा? डेल्टा टी डिवाइड करो तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? mv स्क्वायर बाई आर। तीन चीज पता करना था, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नहीं, मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाई आर। फिर से दोहराते हैं, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो पक्का उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स की बलबूते पर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। दैट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच मैग्नीट्यूड इज mv स्क्वायर बाई आर। कोई पूछेगा कोई मास m मान लो v स्पीड में r रेडियस के सर्किट में घूम रहा है, फोर्स आ रहा है? हाँ आ रहा है। कितना आ रहा है? mv स्क्वायर बाई आर। समझ में आया क्या? द फोर्स इज mv स्क्वायर बाई आर। समझ में आया सबको? अब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए मुझे थोड़ा ये जो फिगर है उसको थोड़ा उधारी लेना पड़ेगा दूसरे पेज में। लेट अस कॉपी इट टू द सेकंड पेज। ठीक है। नाउ आई वांट टू सी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। Again, Newton's second law क्या कहता है? Whenever an external force acts on a body, the body undergoes change in momentum. कौन से डायरेक्शन में? In the direction of force. In the direction of force, there will be a change in momentum. तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? जो है चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज एक पता चला। दूसरा हुआ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, सपोज हम कहेंगे ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्या आपको मालूम है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? क्लोज टू ए होगा कि क्लोज टू बी होगा कि बीच में होगा? बीच में होगा। पैरेललोग्राम लॉ हम लोग पढ़े। When the two vectors are of equal magnitude, resultant makes equal angle with both of them. नहीं, हमें डेल्टा पी का डायरेक्शन पता करना है। डेल्टा पी इज P1 एंड माइनस P2 एंड माइनस P1 का सम। P2 माइनस P1 है, P2 प्लस माइनस P1। थोड़ा ध्यान से देखा जाए यहाँ पे। अगर आपका P2 ऐसा है, थोड़ा क्लीन कर देते हैं तो आपको दिखेगा। P2 ऐसा है और माइनस P1 ऐसा है, क्योंकि P1 था अब ये माइनस P1 है, ये P2 है। क्या P2 और माइनस P1 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है? यस, क्योंकि दोनों तो mv थे, दोनों mv थे। तो ये जो P2 है और ये जो माइनस P1 है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा P2 माइनस P1। कैसे होगा? बीच में होगा। बीच में होगा मतलब ऐसा कुछ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी। किधर को हुआ? टुवर्ड्स द सेंटर। इसके और इसके बीच में हुआ ऐसे। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर। एंड जब वो फोर्स ऐसे आ रहा था, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। समझ में आया क्या? डायरेक्शन ऑफ centripetal force is perpendicular to velocity and directed towards center. Perpendicular to velocity and directed towards center. मतलब जब भी कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आपको मिलेगा कि पक्का वहां पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है और टुवर्ड्स द सेंटर है। वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही घुमा रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन उस फोर्स को पहचानना उतना आसान नहीं है। यू हैव टू बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कि व्हाट इज दैट फोर्स। ध्यान रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रॉपर्टी क्या है? इट मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स नहीं होना चाहिए। External force. It must be an unbalanced force. It must be perpendicular to the velocity. It must be directed towards center. चलिए, अगर आप लोग पहचान पाते हो तो बताओ
ये पेन है मेरे हाथ में, देखो दिस पेन, ये पेन को मैं अभी एक सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, आई एम मूविंग इट इन ए सर्कुलर पाथ। तो बताओ क्या है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज दैट फोर्स? तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि इस पेन के ऊपर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं। एक तो हुआ उसका वेट आ रहा होगा, दूसरा हुआ मैं दोनों उंगली से उसको दबा के रखा हूं तो एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, तीसरा हुआ अगर मैं हाथ को बहुत जोर से ऐसे मूव करवा दूंगा तो ये पेन छिटक के बाहर निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। मतलब ये फिसलने की कोशिश कर रहा है, कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब पेन बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पेन के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर को है? टुवर्ड्स इन। तो क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी नहीं है? जब मैं जा रहा हूं तो ऐसे, हाँ है। क्या डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है? हाँ है। तो दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। जबकि वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो सब है, वो सब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा वो आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बाई कैरेक्टरिस्टिक आप चूज कर सकते हो। जो फोर्स एक्सटर्नल है, अनबैलेंस्ड है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? तो ये एंटायर डेरिवेशन में हम लोग जो चीजें निकाले, चलिए उसको सिंगल लाइन में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 10 when a body of mass m is moving in a circle of radius r, the magnitude of centripetal force on it, magnitude of centripetal force on it is mv square by r, which is directed, which is perpendicular to velocity and directed towards center. क्या ये बात सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चल गया। अब अभी भी बाकी है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, थोड़ी देर में देखेंगे। समझ में आया? जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके ऊपर क्या एक्सटर्नल फोर्स है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स तो पक्का होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा mv स्क्वायर बाय r। और कैसे होगा वो? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर? टुवर्ड्स सेंटर। समझ में आया? ये बात है। नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3। अब बताओ कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने से सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आने से कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है? यस। अगर कोई बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो कैसे घुमाओगे? कोई बॉडी रखा हुआ है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाओ, बड़ा मुश्किल है। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कोई मान लो आपकी दोस्त आपके सामने से दौड़ के जा रहा है, आपने जब वो आपको क्रॉस किया आपने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। तो कैसे खींचा? योर फोर्स वाज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो क्या होगा? तुरंत आपकी चारों तरफ घूम जाएगा। So whenever a force acts on a body in a direction perpendicular to its velocity, the body moves in a circular path, and that force behaves as centripetal force. समझ में आ रहा है? अब सोचो कि दो दोस्त थे, एक दुबला पतला सा है 20 kg वजन वाला, वो जितना वेलोसिटी में भाग रहा था, एक मोटा सा है वो भी उतनी वेलोसिटी में भाग रहा था। दोनों को आप बराबर फोर्स में खींचे, पहले वाले को 100 न्यूटन में खींच लिए, दूसरे वाले को भी 100 न्यूटन में खींचे। कैसे? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब दोनों क्या बराबर सर्किल में घूमेंगे? नहीं, छोटा वाला जल्दी मुड़ जाएगा, जो हेवी वाला बिकॉज ऑफ इनर्शिया थोड़ा बड़ा सर्किल लेके घूमेगा, है कि नहीं? मतलब उनका मास क्या है, उसका वेलोसिटी। और अगर धीरे धीरे जा रहा होगा खींचोगे जितना बड़ा सर्किल करेगा, जोर से जा रहा होगा खींचोगे तो बड़ा सर्किल करेगा। उनका मास, उनका स्पीड और आपका फोर्स तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा सर्किल में वो घूम जाएगा। समझ में आया क्या? कोई बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए क्या चाहिए? उसके ऊपर एक फोर्स लगाओ। कैसा? परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी।
तो दैट इज व्हाट विल कोट हियर, व्हेन ए फोर्स Fn, क्यों Fn लिख रहा हूं? बिकॉज फोर्स इज नॉर्मल टू वेलोसिटी, acts on a body in a direction perpendicular to its velocity. The force behaves as centripetal force which tends to rotate the body in a circle of radius r given by r कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं r इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एफ एन। सर कहाँ से आया ये फॉर्मूला? अरे नहीं, आपका जो फोर्स है वो क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स ना, वहां से r निकाल दिए, है कि नहीं? r इज एम वी स्क्वायर बाई एफ एन। तो अब सोचो फिर से, कोई दुबला पतला सा दोस्त दौड़ रहा था, आपने फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वो बड़ा सर्किल में जाएगा कि मोटा सा बच्चा दौड़ रहा था आप खींचे हुए, वो बड़ा सर्किल में जाएगा। जिसका मास ज्यादा होगा वो बड़ा सर्किल में घूमेगा। आर यू एबल टू फील इट? हाँ, कोई धीरे से जा रहा था आप खींच लिए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वो बड़ा सर्किल में जाएगा कि जोर से जा रहा था उसको आप खींच लिए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जोर से जा रहा था तो बड़ा सर्किल में जाएगा, मतलब भी ज्यादा हुआ तो आर ज्यादा होगा। फिर अगर आप छोटा सा फोर्स लगा के खींचोगे तो वो बड़ा सर्किल में जाएगा, बहुत जोर से खींच लोगे तो तुरंत घूम जाएगा, छोटा सर्किल में जाएगा। Fn ज्यादा हुआ रेडियस विल बी लेस, Fn कम हुआ रेडियस विल बी मोर। क्या ये बात समझ में आया? है ना? मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी के ऊपर आता हुआ जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, Fn कांस्टेंट है, तो ये कैसे घूमेगा? Fn अगर कांस्टेंट है मतलब बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Fn इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रेडियस की सर्किल में घूमने लगा। सपोज जो खींच रहा है वो एक्सटर्नल एजेंट है, उसका मन किया धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाने लगा। फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाएगा तो मास और स्पीड नहीं बदलने वाले, बट आर विल डिक्रीज। तो इसका केस में कैसे होगा? द रेडियस विल ग्रेजुअली डिक्रीज, द पार्टिकल विल गो ऑन मूविंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, धीरे धीरे छोटे सर्किल में घूमने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये कब होता है? व्हेन Fn इज इंक्रीजिंग। खींचने वाला अगर अपना फोर्स धीरे धीरे घटा रहा है तो क्या होगा? हाँ, रेडियस बढ़ने लगेगा, मतलब पास कुछ ऐसे हो जाएगा, रेडियस इज इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, ऐसे करके रेडियस बढ़ते जा रहा है ना? तो आप कहोगे Fn मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, तो केस में बात कुछ ऐसा हो जाएगा। सो सारा खेल सेंट्रीपिटल फोर्स का है। एक्सटर्नल एजेंट चाहेगा तभी ये चीज बनेगा। क्या यहां तक की चीजें समझ में आया? थोड़ा ऐसे ही लगा दो यार, पसीना आ रहा है। लगा दो, मेरा कद का हाथ नहीं पहुंचेगा, खड़े होकर लगा स्विच। अच्छा लगा तो है, सॉरी हाँ, जस्ट मिनट, ये गिड़ी कर रहा है, जस्ट मिनट लिख लीजिए आप लोग। क्या चीजें समझ में आने लगा? ठीक। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आएगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड दैट फोर्स विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो भी है 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी दे रहा है उसको आप mv²/r के साथ इक्वेट कर सकते हो। ध्यान रहे, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो पक्का उसके ऊपर एक फोर्स होगा। ये फोर्स को पहचानना आपकी चीज है, समझ में आया? अच्छा, और नंबर 4, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स आ रहा है, वो जो फोर्स है वो हरदम वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। सपोज कि कोई बॉडी ऐसा एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है,
जब वो यहां से यहां पर जा रहा था, वेलोसिटी उसका v था, फोर्स कैसे था? इट वाज टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे था। फॉर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? जीरो। वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो बिकॉज F डॉट ds इज जीरो। फोर्स एंड ds आर परपेंडिकुलर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी कोई काम नहीं करता है। नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया क्या? तो लिखेंगे एज F और सेंट्रीपिटल फोर्स is perpendicular to velocity, as centripetal force is perpendicular to velocity, therefore no work is done, no work is done by सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम नहीं करता है। समझ में? कोई काम नहीं करता है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर। कितना काम किया डेल्टा टी सेकेंड में, वर्क डन बाई टाइम होता है पावर। वर्क तो जीरो है तो पावर कितना होगा? जीरो। वैसे भी हमें मालूम है पावर एग्जॉर्टेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा? F डॉट V था कि नहीं? और यहाँ पर F और V के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो आपको हो गया इट इज इक्वल टू जीरो। सो नो पावर एक्सर्टेड ऑन दी मूविंग बॉडी बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सिर्फ घुमाता है, कोई वर्क नहीं करता है ना? अच्छा ठीक है। पॉइंट नंबर 5, फोर्स आ रहा है तो एक्सीलरेशन होगा। कितना एक्सीलरेशन होगा? फोर्स बाई मास। नहीं तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? mv स्क्वायर बाई r। द बॉडी experiences, the body experiences an acceleration। कितना होगा? फोर्स बाई मास होता है एक्सीलरेशन। कितना होगा बताओ एक्सीलरेशन? अरे तो एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई r, फोर्स बाई मास। क्या मुझे बता सकते हो ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? जिधर को फोर्स है, फोर्स किधर को था? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। वो सिंपली इतना पूछेंगे, कोई मास कोई कार एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है जिसका रेडियस है 100 मीटर और इट इज मूविंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? मैग्नीट्यूड हो गया v स्क्वायर बाई r, डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स द सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो क्या लिखेंगे? Because of centripetal force, the body experiences an acceleration v square by r, which is also perpendicular to velocity। देख लो, acceleration is perpendicular to velocity। पहले हमें लगता था कि acceleration is in the direction of motion और in the opposite direction of motion। ये perpendicular to the velocity भी होता है। Acceleration is perpendicular to velocity directed टुवर्ड्स किधर? सेंटर की तरफ। क्या बात समझ में आ रहा है? तो सिर्फ इतना पूछ लेंगे, कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है सर्कुलर पाथ में, एक्सीलरेशन है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ वेलोसिटी बदल रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना एक्सीलरेशन है? v स्क्वायर बाई r। समझ में आया? डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आया? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब आप जानते हो कि जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करेगा उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? whenever a mass m moves with an acceleration a, it experiences a pseudo force because of its inertia। magnitude of pseudo force is m into a। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन, है कि नहीं? सो क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ
acceleration v square by r, the body experiences a pseudo force, जिसको आप अदरवाइज इनर्शिया फोर्स भी कहते हो। कितना? ma मतलब mv स्क्वायर बाई r, डायरेक्टेड opposite to the acceleration, that is away from center। तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, अवे फ्रॉम सेंटर। ये जो स्यूडो फोर्स है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया क्या? दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको कहते हैं? समझ में आ गया नहीं? जब हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, देयर इज नो एक्सीलरेशन, उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब जानने के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम करते थे। सिग्मा Fx0, सिग्मा Fy0 करते थे, लेमिस थ्योरम वगैरह लगाते थे। और कोई बॉडी अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो क्या करते थे? फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखाते थे, फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देते थे। तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है, उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, कैसे आ रहा है, जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? उसका फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स तो दिखाना है, साथ साथ कौन सा फोर्स को दिखाना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया क्या? सो वी राइट व्हेनेवर centrifugal force is taken into account, in the free body diagram, whenever pseudo force, centrifugal force is taken into account in the free body diagram, in addition to all external forces, we can apply the conditions of equilibrium, ध्यान रहे कि हम फ्री बॉडी डायग्राम में जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम में सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी नहीं दिखाते। क्यों बताओ? क्योंकि हम सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स, उनमें से कोई होगा, उसको सेपरेटली दिखाने की कोई जरूरत नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाना है? ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द स्यूडो फोर्स। समझ में आया क्या? तो ध्यान रहे कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी नहीं दिखाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेवर टेकन इनटू अकाउंट इन द फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी शोइंग ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स इज वन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो समझ में आया? ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको छोटा छोटा दो एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम बात करेंगे कि यहाँ पे कोई पेंडुलम है और इस पेंडुलम को हमने झुला दिया, तो ये ऐसा ऐसा करके जा रहा है ना, ऐसा ऐसा करके ऑसिलेट कर रहा है। जब वो ऑसिलेट कर रहा है, क्या एक सर्कुलर पाथ में नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो अगर हमें इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करना है, मान लो जब वो इधर से जा रहा था, v वेलोसिटी में जा रहा था और इसका मास था m, फ्री बॉडी डायग्राम करना है। चलो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। वी हैव टू शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। पहला एक्सटर्नल फोर्स हुआ उसका टेंशन, ये तो है ही। दूसरा एक्सटर्नल फोर्स हुआ उसका वेट, ये भी तो है कि नहीं? और क्या एक्सटर्नल फोर्स है? और नहीं, दो ही तो है। क्या फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया है? नहीं। वी हैव टू शो व्हिच फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें दिखाना है ना। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होगा mv²/r। अगर इसका रेडियस r दिया, ये थ्रेड का लेंथ दिया है r दिया है, सपोज थ्रेड का लेंथ l दिया है सपोज, तो हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा?
इट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस L, तो हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर बाई L। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, जब ये बॉडी ऐसे जा रहा था इधर को, हम इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना चाहते हैं, क्या आप मेरे मदद कर सकते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट और अपवर्ड और डाउनवर्ड और इनवर्ड और आउटवर्ड। किधर को होगा? अवे फ्रॉम सेंटर। ये कौन सा सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है? यही तो है सेंटर, यहां से दूर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे होगा। कितना? mv स्क्वायर बाई r कितना दिया है? L। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सपोज आई गिव यू अनदर केस। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक कोनिकल पेंडुलम है, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन में किए थे। दिस कोनिकल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम हियर एंड नाउ इट इज मूविंग इन ए सर्किल। ऐसा एक हॉराइजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। मैं इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहता हूँ। I have to show all external force and the centripetal or centrifugal? Centrifugal। centripetal हम कभी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स दिखाए तो काम बन गया। अच्छा चलिए दिखाते हैं। इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं, एक तो हुआ वेट, टेंशन, हाँ ये बात सही है, टेंशन। दूसरा है उसका वेट, ये भी तो रहेगा, हाँ ये भी है। बाकी रह गया कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। अब बताओ ये जो घूम रहा उसका सेंटर A है कि B है? कौन सा सर्किल में घूम रहा है? B के चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं? B के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी टुवर्ड्स B और अवे फ्रॉम B। अवे फ्रॉम B, सो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इसका मास m है, v स्पीड में जा रहा है और उसका रेडियस दिया है r, तो आप कहोगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो होगा mv स्क्वायर बाई r। समझ में आया क्या? ये समझ में आना चाहिए कि हम कैसे लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इन द फ्री बॉडी डायग्राम। आ गया समझ में? फिर उसके बाद आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करो। तीन फोर्स है, आप चाहो तो लेमिस थ्योरम लगा सकते हो, सिग्मा एफ 0 सिग्मा एफ 0 कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? यस, ये बात है। चलिए बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो, मस्त। कोई डाउट है तो पूछो, मैं तो इतना धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, यहां पे पॉइंट नंबर 7 में कुछ दिखाना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 7, कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ऐसा है कोई सर्किल और इस सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी जा रहा है, ठीक है। अब ये मास m है, ये r रेडियस की सर्किल में जा रहा है सपोज, और ऐसा दिया है कि उसका स्पीड भी है और सपोज एंगुलर स्पीड ओमेगा है। आप जानते हो कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है? mv स्क्वायर बाई r, है कि नहीं? और आपको ये भी मालूम है कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन v ओमेगा एंड r। क्या था वो रिलेशन? प्रीवियस क्लास बताए थे। v इज इक्वल टू r ओमेगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा मतलब ओमेगा इज v बाई r। प्रीवियस क्लास देखें। अब v के जगह ओमेगा लिखो तो, v के जगह ओमेगा लिखो तो, हाँ देखो तो m बाई r, v स्क्वायर के जगह ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, मारपीट करो तो मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी एज m ओमेगा स्क्वायर r। इस बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है? ये भी mv स्क्वायर, वो भी mv स्क्वायर, नहीं सेम है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। अच्छा, ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर r। अब हम देखें ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। कैन यू कॉल देम इक्वल एंड अपोजिट? यस, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या हम इन दोनों फोर्स को एक पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बोल सकते हैं? कैन यू कॉल देम एक्शन रिएक्शन फोर्सेस? नो। एक्शन क्या था? फोर्स ऑफ द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। रिएक्शन क्या था? फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट। क्या वो ब्लॉक
जो घूम रहा है वो किसी दूसरे के ऊपर दे रहा है रिएक्शन फोर्स, वो तो खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा है। दोनों फोर्स एक ही बॉडी के ऊपर आ रहे हैं। So centripetal and centrifugal force being equal and opposite, they do not represent a pair of action reaction forces। समझ में आया क्या? और वैसे भी सेंट्रिपिटल फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? दो सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर equal and opposite, equal and opposite, yet they do not form a set of action reaction forces because why? ये assertion reasoning में पूछ लेता है। Because centrifugal force is a pseudo force, and both these forces are acting on same body। action and reaction same body पे act नहीं करते, यहाँ पर तो दोनों same body पे act कर रहे हैं, है ना? ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको? बढ़िया है, आप लोग बड़े समझदार बन गए हो। चलिए, अच्छा, ये जो सर्कुलर मोशन हुआ, मान लो कि कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है जिसका मास m है, स्पीड v है और रेडियस r है। ऐसा कोई बॉडी के बारे में सोचो। जब वो यहाँ पे था, इधर से जा रहा था, उसका एक्सीलरेशन क्या था? v²/r। जब यहाँ पे था तब भी v²/r, हर जगह v²/r। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। कैन यू कॉल इट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं? जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर। कांस्टेंट होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना है। जब वो यहाँ पे था उसका एक्सीलरेशन कैसे था? ऐसे था। जब वो यहाँ पे पहुंचा उसका एक्सीलरेशन कैसे था? इट वाज लाइक दिस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। क्या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली नहीं बदल रहा है? कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है। So direction of acceleration is changing. It is not a uniform acceleration motion. हर जगह एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है v²/r, हर जगह एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है v²/r, but directions are different. It is not a uniform acceleration motion. समझ में आया क्या? तो क्या हो गया? दो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, yet it is not a uniform acceleration motion. तो क्या लिखेंगे? As the direction of centripetal acceleration, as direction of centripetal acceleration is continuously changing, therefore it is not a uniform acceleration motion। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मतलब आपको जो इक्वेशंस मालूम थे, v = u + at, s = ut + ½ at वगैरह, ½ at² वगैरह जो मालूम थे, ये सारे इनवैलिड हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन नहीं है। समझ में आया? गलती से इस फॉर्मूला को इस चैप्टर में यूज मत करना। समझ में आया? इसलिए चीजें धीरे धीरे टफ होने लगेंगे। अभी एक्सीलरेशन विल बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, नो मोर v - u/t, ऐसे करके नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? हाँ। नंबर 10, तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हम लोग देखें कि उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो m⍵²r है। इस साइड से निकल जाना। हाँ, तो अभी
सोचो कि हम किसी एक डंडे को, ये कोई एक बार है, ये बार का मास m है और इसका लेंथ l है, इसको हमने एक थ्रेड लगा के घुमा रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहे, और हमें देखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला था m ओमेगा स्क्वायर r, लेकिन यहाँ पर हम r किसको लेंगे, व्हाट इज r, ये पूरा का पूरा डंडा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है नहीं, तो चलो निकालते हैं कि r क्या है इस केस में। इस केस में r क्या होना चाहिए, ओहो तोड़ ताड़ दिए सब, हाँ चलो ठीक, प्लीज गेट आउट, बंद, बढ़िया। तो क्या देखें हम लोग, हम इसके ऊपर देखना चाहते हैं व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस। तो ठीक है भाई, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि ये जो मास m लेंथ l था, इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। आपको सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, खाली जो क्रीम आएगा उसको लिखना। सपोज मैं इसको घुमा रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में। अच्छा सोचो तो, अगर कोई एक डंडा ऐसा है और ये डंडा इस रास्ते में ऐसे घूम रहा है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में से किसका लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगा और किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा ए और बी में से। किसी भी समय में ए जितना एंगल घूमेगा बी उतना ही एंगल घूमेगा। बोथ ट्रेवल इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, दे विल हैव इक्वल एंगुलर वेलोसिटी। जब ये डंडे को हम घुमा रहे हैं ऐसे, क्या उसका हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बराबर नहीं होगा। जब तक ये वाला पॉइंट एक बार घुमाएगा तब तक ये वाला भी एक बार घुमाया होगा। सबका टाइम पीरियड बराबर है और एंगुलर वेलोसिटी होता है 2π/t, तो सबका एंगुलर वेलोसिटी भी बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। सो एवरी पॉइंट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कीपिंग दैट इन माइंड, मैं जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, और यहां से कुछ x1 डिस्टेंस में मैं छोटा सा मास लेता हूं, नाम देता हूं m1। इस m1 के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा होगा, किधर को, अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसे ऐसे सारे छोटे छोटे मास के ऊपर, सारे छोटे छोटे मास के ऊपर, मान लो ये m2 है, यहां से x2 डिस्टेंस में है, तो इसके ऊपर भी फोर्स आ रहा होगा, कितना, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऐसे सारे छोटे छोटे टुकड़े के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है और सारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम डायरेक्शन में है। बट तो टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सारे फोर्स को जोड़ दो, नहीं। अच्छा, तो जैसे हमें ये चीज समझ में आया, तो चलो थोड़ा इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या केस है हमारा, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड मास। पहले क्या था, कोई पॉइंट मास घूम रहा था, अभी डंडा घूम रहा है। इट इज नॉट ए पॉइंट, सो मेनी पॉइंट मासेस आते। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, ये सारा फोर्स को जोड़ो, इसको 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 सारा फोर्स को जोड़ो। m1 के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आएगा, m1 ओमेगा स्क्वायर, और वो कौन सा सर्किल में घूम रहा है, इट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस x1, है कि नहीं। m2 के लिए m2 ओमेगा स्क्वायर x2 एंड सो ऑन, सब निकाल के जोड़ दो, नहीं। अगर सारे को जोड़ेंगे तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो क्या बच जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन, जिसको हम लोग प्यार से समेशन ऑफ mi xi लिख सकते हैं, नहीं। और हमें मालूम है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi xi बाय टोटल मास। तो समेशन ऑफ mi xi की जगह क्या लिख सकते हैं, m इंटू x। x क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर। तो इट कम्स आउट टू बी m ओमेगा स्क्वायर x cm। तो जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर x cm। कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर हम कहेंगे ऐसा कोई शेप का कोई एक बॉडी है, इसको ऐसे एक सर्कुलर पाथ में आप घुमा रहे हो, है ना, तो सेंटर ऑफ मास हो सकता है कि कहीं यहाँ है, और आप क्या निकालोगे, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालोगे, कहोगे x, तो आप कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज टोटल मास ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ध्यान में आया क्या? तो r किसको लेंगे? r इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया कि r इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, बढ़िया, मस्त, you have understood what is what now। चलिए हम इतना जानकारी तो ले लिए, अब चलो देखते हैं कि what is the similarity between centripetal force and centrifugal force। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस एक ही सिमिलरिटी है। व्हाट इज द डिसिमिलरिटीज, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नोट करेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप बताओगे क्या है डिफरेंस दोनों के बीच में। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? हाँ, कोई बताए पहला डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो पहला हुआ डायरेक्टेड टू सेंटर, जो आपको समझ में आया, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। जबकि दूसरा लिखेंगे डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। चलिए, कि दूसरा डिफरेंस कोई बताएगा? एनी सेकंड डिफरेंस? Yes, centripetal force is an external force, centrifugal force तो झूठ मूठ का फोर्स है। लगता है कि फोर्स हो रहा है लेकिन वो फोर्स नहीं हो रहा है। जैसे आप बस में खड़े हो, बस चलने लगा तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स। आप बोलता है कौन खींचावे? कोई खींचा क्या? वो तो खुद की इनर्शिया के चलते गिर रहे, आपको लग रहा है कि कोई खींच लिया, है कि नहीं? स्यूडो फोर्स है। तो क्या कहेंगे? ये एक्सटर्नल फोर्स है। जबकि दूसरा क्या है? स्यूडो फोर्स और इनर्शिया फोर्स। कोई तीसरा डिफरेंस? तीसरा डिफरेंस सोचा जाए। अच्छा बताओ, कोई बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाना है, तो कैसे घुमाएंगे भाई? अप्लाइंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेंगे तो घूमेगा, घूमेगा तो उसके एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो स्यूडो फोर्स होगा, है कि नहीं? तो कॉज कौन है, इफेक्ट कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इफेक्ट। समझ में आया क्या? ये हो गया कॉज, जिसके चलते सारा कुछ हो रहा है, जबकि ये हो गया इफेक्ट। और क्या डिफरेंस है? और एक खतरनाक डिफरेंस है, वो अभी हम लोग देखेंगे। वो क्या है? जैसे ये पेन को मैं यहां से पकड़ के ऐसे घुमा दिया, जब मैं सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूं, कौन है वो फोर्स जो इसको घूमने में मदद कर रहा है? अभी अभी देखे थे, इट वाज फ्रिक्शन। तो जोर से हाथ घुमाता हूं तो ये हाथ से मेरे निकल जाता है। अब ये निकल नहीं रहा है, मतलब फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। फ्रिक्शन है, इज टुवर्ड्स द सेंटर है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है, तो फ्रिक्शन इज बिहेविंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आया? अब मैं यहां से पकड़ के घुमाया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे आया? जहां पे पकड़ा वहीं पे आया। अगर यहां से ऊपर से पकड़ के घुमाया तो तब भी फ्रिक्शनल फोर्स ही हुआ, लेकिन कहां पे आया? किसी दूसरे पॉइंट में आया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा पॉइंट में आएगा, वो तो फोर्स अप्लाई करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप तुम दौड़ के हमारे सामने से जा रहे थे, मैं चाहा कि आपको मेरे चारों तरफ घुमा लूं, मैं आपका हाथ पकड़ के खींच सकता हूं, बाल पकड़ के भी खींच सकता हूं,
अप्लाइड फोर्स इट्स एक्सटर्नल फोर्स, एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है मैं कहां से खींच रहा हूं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स में एक्ट एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी। लेकिन सोचो तो स्यूडो फोर्स कहां एक्ट करता है? एट दी सेंटर ऑफ मास। जब मैं नीचे से पकड़ के इसे मूव करवाया तब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर बीच में आया, ऊपर से पकड़ के घुमाया तब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बीच में ही आया। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? मैं अगर सोचो कि मैं इसको ऐसे पकड़ा हूं, अगर बीच से कोई खींचेगा इधर को खींचेगा तो ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। तो जब मैं हाथ को घुमाता हूं ये पेन बाहर की तरफ गिर जाता है कि नहीं? देखो गिर जाता है। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको गिराने की कोशिश कर रहा है। जब ऊपर से पकड़ के घुमाता हूं, यहां से कोई खींचेगा तो क्या होगा? चढ़ेगा ऐसे। तो कोई चीज को ऐसे जोर से घुमाऊंगा, ये चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे करके जोर से घुमा देंगे तो ये हाथ ये पेन ऊपर की तरफ से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग एट दी सेंटर ऑफ मास। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कहां पे आता है? इट में एक्ट at any point on the body, लेकिन it always acts, centrifugal force always acts कहां पे? at the center of mass। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहां पे एक्ट करता है? at the center of mass। क्या आपको डिफरेंस से समझ में आया? सो दिस वे आई कवर्ड 11 डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आया समझ में? तो जितने सारे फॉर्मूला हम लोग अभी देखे थोड़ा इसको नोट कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mv²/r या फिर m ओमेगा स्क्वायर r या फिर m ओमेगा स्क्वायर x। x क्या था? x was the distance of center of mass, है कि नहीं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या था? v²/r और ओमेगा स्क्वायर r किधर को? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। है कि नहीं? और क्या देखे हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑल्सो सेम एज mv²/r और m ओमेगा स्क्वायर r और m ओमेगा स्क्वायर x। m ओमेगा स्क्वायर x कब लेते हैं? पॉइंट मास की डिस्ट्रीब्यूटेड मास में? डिस्ट्रीब्यूटेड मास में। इसमें x क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दी एक्सिस। ये भी हम लोग देख लिए। और क्या देखे हम लोग? हम लोग ये देखे कि इन फ्री बॉडी डायग्राम we show all external force and the centrifugal force। हम कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स को नहीं दिखाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? यस। अब इतने सारा जो थ्योरी हम लोग देखें इसके ऊपर हमें ढेर सारा न्यूमेरिकल्स भी देखना है। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो होगा नहीं इन लोगों का। फिर भी कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग ट्राई कर लेना। पहला हुआ यहाँ पे कोई एक पेंडुलम है जिसका मास है से 3 kg, मास है 2 kg और किसी एक थ्रेड से ये झूल रहा है। इन फिगर शोन the thread can withstand
can tolerate a maximum tension of 40 newtons. Find what minimum velocity must be applied to the bulb such that the thread breaks. थ्रेड टूट जाएगा। ये कोई एक थ्रेड से झूल रहा है, थ्रेड का लेंथ भी दिया हुआ है। हाँ, थ्रेड का लेंथ दिया है 5 मीटर। कितना दिया? 5 मीटर लंबा है। अगर ये थ्रेड कितना टेंशन संभाल सकता है? 40 न्यूटन का। जबकि हमने कितना दे रखा है? मास आई हैव गिवन ओनली 2 kg, इसका वेट है 20 न्यूटन। तो ये आराम से झूल रहा था। कोई कहा है थ्रेड को तोड़ना है। तोड़ने की 2 तरीका है, ऐसे पकड़ के खींचो तो टूट जाएगा, या फिर अगर ऐसे जोर से मार दोगे इसको तो जब ऐसे जाएगा तो टूट जाएगा कि नहीं? थ्रेड है कि नहीं? क्या एक्सपीरियंस आपके साथ है? कोई चीज झूल रहा है, इसको खूब जोर से बैट में लाके मार दिए तो क्या होगा? थ्रेड टूट के भागेगा ये। तो पूछा है कम से कम कितने जोर से मारेंगे, कितना वेलोसिटी देंगे कि थ्रेड टूटेगा। समझ में आया क्या? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। थ्रेड कब टूटेगा? कब टूटेगा? तब टूटेगा जब उसका टेंशन 40 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा। हमने भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिमम वेलोसिटी मतलब 40 न्यूटन हो जाएगा तो काफी है, क्योंकि बहुत जोर से मारेंगे बहुत ज्यादा टेंशन होगा, धीरे से मारेंगे छोटा टेंशन होगा। इसको अगर आप धीरे से मारोगे तो झूलेगा ही, टूटेगा नहीं। जोर से मारोगे तभी टूट जाएगा। कितना जोर से मारना पड़ेगा? समझ में आया? तो चलो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है आपका पेंडुलम का बॉब। बताओ इसके ऊपर हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग? टेंशन तो आ रहा है, और क्या है? वेट भी आ रहा है। स्यूडो फोर्स इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितने आ रहे हैं? 2। एक तो हुआ टेंशन हो गया, एक एक्सटर्नल फोर्स जो ऐसा है। कितना है मालूम नहीं, टूटने वाला है तो इट शुड बी 40 न्यूटन, क्योंकि दिया है 40 न्यूटन। यस। और इसके ऊपर एक वेट आ रहा होगा। वेट कैसा है? 2 kg का है तो वेट होगा 2g। और हमने इसको इधर को धक्का दिया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें सारे एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को दिखाना चाहिए। क्यों नहीं रखा? तुम बताओगे यहाँ पर स्यूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होता है? किधर को होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन? टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर? अवे फ्रॉम सेंटर। जब आपने इसको धक्का दिया ये ऐसे गया तो कौन सा था सेंटर? इसी सेंटर में तो घूम रहा था। हर जगह ये डिस्टेंस बराबर रहेगा 5 मीटर का। इट विल बी मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर। सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा? टुवर्ड्स सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर? अवे फ्रॉम सेंटर मतलब नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। समझ रहे हो? पूरा कहानी खत्म हो गया। बोला इधर को होगा। इधर को क्यों होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होता है? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। यही तो दिल तोड़ने वाली बात कर लेते बच्चे। पूरा पढ़ाया, सब समझा, फिर बोला है नहीं। क्या करे, इसका तो आकार नहीं है, नाम है निराकार। चलो ठीक है, कहां पे मारे इसको? अब बताओ ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है? mv²/r। जो लोग पीछे की तरफ सोच लिए थे आंसर, मैं पूछा किधर को होगा, जो बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पीछे की तरफ होगा, मन ही मन में सोच लिए थे। मन ही मन में थप्पड़ खा लो जितने लोग ऐसे सोचे थे, जोर से खाओ। ठीक है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? mv²/r। m तो 2 है, v मालूम नहीं है, और r कितना है? कौन बताएगा r कितना है यहाँ पर? यस, इट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर्स। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं। वी कैन अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नहीं तो क्या कहेंगे? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। क्या देगा? ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ mg और mv²/r।
टी कितना है, टी तो 40 है, एम जी तो 20 है और एम वी स्क्वायर 2 है, भी मालूम नहीं है, आर 5 है। क्या यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं? So it is coming 40 minus 20 is 20 into 5 is 100 by 2 is 50 root over is 5 root 2। क्या समझ में आया? यहाँ से समझ में ये आया कि the minimum velocity is 5 root 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? चलो इस वीडियो को बढ़िया से देख के सारा फॉर्मूला समझ के आओ, और एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लास आई विल मेक सम 1 मार्क वाला क्वेश्चन शेयर, और बहुत गाली करूंगा जो लोग नहीं बताएंगे, ठीक है? और तबीयत खराब हो गया, वो नानी का शादी है, पकौड़ी बन रहा था, ऐसे बोल के बहाना मत मारना। कब? नेक्स्ट क्लास। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।